Assalamu alaikum everyone. My name is Musaddiq, a team member of Concord Law and your host for today's session. Today's session is on criminal drafting and will be delivered by Mr. Anil Meghani, a practicing lawyer. Anil Meghani is a law graduate from Sindh Mehran Institute of Law, Jamshoro, and serves as the founder and CEO of Concord Law Private Limited. He also worked as a junior associate and legal drafter at Chauhan Law Associates in Hyderabad. With a strong background in organizational work, Anil has successfully organized numerous sessions, workshops, seminars, conferences, and moot court competitions through Concord Law. Additionally, he is an assistant trainer at Youth for Human Rights International and a member of Amnesty International and United for Human Rights International. He also collaborated with the Women in Law Initiative Learn and worked with a team of international legal conferences. Without further delays, let's begin our today's session. Mr. Anil. हेलो अस्सलाम वालेकुम। Sir, you can begin your session. अच्छा, एक मिनट अब्दुल्ला शेयर कर ले। Okay, sir. अच्छा, चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे दो सेशंस होंगे क्रिमिनल ड्राफ्टिंग पर, और जिसमें फर्स्ट जो सेशन हमारा है उसमें हम फुल जो है एफआईआर और क्या कहते हैं 22 से भी और डायरेक्ट कंप्लेंट इसको क्लियर करेंगे। तो एफआईआर में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एफआईआर है क्या और कैसे रजिस्टर की जाती है, कहाँ रजिस्टर की जाती है, उसकी जो कॉलम्स होते हैं मेन 6 कॉलम्स वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, और हम हमारी जो एज ए कंप्लेनेंट हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ज़ीरो एफआईआर क्या है और डबल एफआईआर क्या है, और उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि काउंटर या क्रॉस एफआईआर क्या है। लेकिन इससे पहले हम जो ना हमारे पास जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स है उसकी जुरिस्डिक्शन देखेंगे। तो जो है पहले हमारे पास जुरिस्डिक्शन है, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन चलाने वाले जो ना 3 कोर्ट्स है। नंबर 1 एक तो है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही है और थोड़ा सा स्लो में आप कह दें। अच्छा चले मैं देखता हूँ। जी सर, सही आ रही है, आप शुरू करें। अच्छा, अब हम जो है ना देखेंगे कि हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम आते हैं कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया जाता है, जो एप्लीकेशन फाइल वगैरह होती है या एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो इनिशिएटिव होता है क्रिमिनल केस का, तो वो स्टार्ट होता है सबसे पहले कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। उसके पास बाद हमारे पास है कोर्ट ऑफ सेशन एंड नंबर 3 पर है हाई कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, जैसे एंटी नारकोटिक्स हो गई है और एफबीआर हो गई है, नैब कोर्ट हो गई है, जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लॉज के तहत बनाई गई है, जो कि हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स है। जो सिविल कोर्ट्स है वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारी जो सिविल ड्राफ्टिंग होगी उसमें क्लियरफाई करेंगे। लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उसको जो है ना आज हम जो है ना क्लियर करेंगे सब कुछ। और उसके बाद हम आते हैं क्लासेज ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो कि 3 क्लासेज होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है वो जो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है वो 3 ईयर्स तक दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जो है ना अगर उसको स्पेशल पावर असाइन किए जाते हैं तो वो 7 ईयर तक जो है ना इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, और जो फाइन होता है वो 10,000 तक होता है, या जो है ना दोनों पनिशमेंट्स एक साथ दे सकता है। ये है फर्स्ट जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट होता है उसके पावर्स है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट जो होता है, वो जो होता है 1 ईयर तक की जो है ना दे सकता है पनिशमेंट। उसके साथ साथ वो 5,000 जो है ना वो फाइन भी दे सकता है, या जो है ना दोनों पनिशमेंट जो है ना दे सकता है। ये है सेकंड क्लास। और उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड क्लास, जिसको हम मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं या चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। तो इनको ये भी कहते हैं, वो जो है पनिशमेंट दे सकता है 1 मंथ की,
मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मंथ, और जो फाइन होता है वो 1000 तक का जो है ना फाइन होता है। तो इसमें जो है ना सिविल में भी जो है ना सेम क्लास जो होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तो है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है वो इसकी जो है ना सिविल साइड वो कराची में थोड़ी ज़्यादा है। अगर बाकी साइड देखा जाए जैसे हैदराबाद हो गया या इंटीरियर सिंध या किसी और कोई है सिटीज़ सिंध की, उसमें जो ना इतनी ज़्यादा जो है ना इन क्लासेज की अहमियत नहीं है प्रैक्टिस में, ठीक है। लेकिन कराची में जो है इसकी ज़्यादातर प्रैक्टिस है, इसको जो ना फॉलो किया जाता है कि फर्स्ट क्लास कौन सा मजिस्ट्रेट है, उनके पास कौन से पावर्स हैं, या सेकंड क्लास उनके पावर्स ड्यूटीज़ वगैरह जो है वो कराची में थोड़ा उनको ज़्यादा फॉलो किया जाता है एज़ कम्पेयर टू हैदराबाद या कोई और सिटी इंटीरियर जैसे सिंध वाली साइड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। सर कोर्ट ऑफ काइंडली आप अपनी स्लाइड्स चेंज कर दें, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कुछ। अच्छा अब्दुल्ला की स्लाइड्स चेंज कर जाएं, सेकंड थर्ड की स्लाइड्स पर आ जाएं। एक्चुअली यार मेरे पास पता नहीं क्यों इवन लैपटॉप, मेरा वाईफाई जो लैपटॉप में डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, इवन कंप्यूटर में भी मैंने ट्राई किया था शेयर करने के लिए, चलें लेकिन वो सही है, बार। मैं स्लाइड साथ साथ चेंज कर रहा हूँ, मुझे लगा आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हो। अच्छा उसके बाद हम आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, जो सेकंड है, जो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जिसके पास होती है। कोर्ट ऑफ सेशन कंप्राइज ऑफ सेशन एंड एडिशनल सेशन जज होता है या असिस्टेंट सेशन जज होता है, ठीक है। सेशन या एडिशनल जो है ना वो मतलब एक ही होता है, वो जो पनिशमेंट देता है तकरीबन जो है ना डेथ सेंटेंस देता है, जिसको जो है ना कंफर्म करना पड़ता है हाई कोर्ट से अंडर सेक्शन 376 ऑफ सीआरपीसी। इसमें ऐसा होता है अगर कोई सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन जज कोई पनिशमेंट दे रहा है, डेथ पनिशमेंट, तो वो उसको जो है ना ऐसे एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाता है, उसको जो है ना पहले कंफर्म करना पड़ता है हाई कोर्ट से, ठीक है। जब हाई कोर्ट कंफर्म कर देती है तो उनको जो है ना एग्जीक्यूट करवाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है कि हाई कोर्ट उसको जो है जो डेथ पेनल्टी होती है उसको लाइफ ऑफ इम्प्रिजन में चेंज कर लेता है, या उनको जो है ना थोड़ी सज़ा कम कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसा बंदा है जो मतलब घर का एक ही कमाने वाला होता है, मतलब कोई ऐसी कंडीशन है, या ओल्ड एज वाला है, या बीमार है, या कोई वोमेन प्रेग्नेंट वोमेन है, उनको कोई ऐसी सज़ा आती है डेथ पेनल्टी। तो इन सिचुएशन में अगर हाई कोर्ट चाहे तो जो है ना उनकी सज़ा जो है लाइफ इम्प्रिजन में चेंज कर सकती है, या उनकी सज़ा कुछ जो है ना कम कर सकती है। ये लिखा हुआ है अंडर से सेक्शन 376 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज जो होता है ना, कोई भी जो है ना ऑथोराइज्ड बार लॉयर जो होती है वो सेंटेंस दे सकता है एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड जो है ना 10 ईयर्स, ठीक है। वो 10 ईयर्स से ज़्यादा अगर कोई इम्प्रिजमेंट है, जैसे 10 ईयर्स हो गई या 25, जैसे जिनको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं, या डेथ पेन जो होती है पनिशमेंट, वो जो है ना असिस्टेंट सेशन जज नहीं दे सकता, ठीक है। उसके अलावा जैसे आ गई है 7 ईयर आ गई है, या 3 ईयर्स पनिशमेंट, तो वो जो है असिस्टेंट सेशन जज दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं किसी भी अगर कोई होती है अपील होती है, तो अपील फाइल होती है हाई कोर्ट में, ठीक है। कोई सेशन जज होता है या एडिशनल सेशन जज है या असिस्टेंट सेशन कोई पनिशमेंट दे रहा है, उसकी जो अपील होती है वो होती है फाइल हाई कोर्ट में होती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई होती है, उन वो जो है ना डायरेक्ट कोई ऐसे केसेस वगैरह क्रिमिनल केसेस जो है ना वो उनकी जुरिडिक्शन नहीं लेती है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर जो है अपील हम फाइल कर सकते हैं थ्रू रिट अंडर आर्टिकल 199, ठीक है। जो स्पेशल पावर दिए गए हैं कोर्ट को, थ्रू रिट जो है ना हम बेल एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा कोई क्रिमिनल केस है जिसके थ्रू जो है ना हम फाइल करते हैं, वो होती है सिर्फ डायरेक्ट हम जो है ना रेट पटिशन फाइल करने के बाद ही जो है ना उसमें हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट जो है ना कोई क्रिमिनल केस हो उनको हैंडल करे तो वो ये नहीं है हाई कोर्ट के पास पावर, वहाँ पर हमें जो है ना रेट पटिशन फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हम अभी क्लियर कर लें, क्योंकि उसके बाद हम जो है ना एफआईआर डायरेक्ट पर जा रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है इधर। जी जी सर आपने कहा था कि जैसे डेथ सेंटेंस के लिए हाई कोर्ट को वो कंफर्मेशन, मतलब वो कंफर्मेशन देगा, फिर होगा ना। तो जी जी इसमें अगर विक्टिम की फैमिली से पूछते हैं कि हम हाई कोर्ट के में इनका जो डेथ इम्प्लीमेंट है वो लाइफ फॉर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। जी जी, मतलब वो होता है ना सिचुएशन देखता है, अगर कोई फैमिली है जिसका मतलब एक ही कमाने वाला होता है, तो उसमें हाई कोर्ट जो है उनकी कंडीशंस वगैरह या सिचुएशंस वगैरह देखकर, या कोई उनमें कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है हाई कोर्ट को, तो इन केसेस में जो है ना उनकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है ना चेंज कर सकता है, उनको सॉरी डेथ पे इम्प्रिजनमेंट को जो ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उनकी जो सजा है वो कम भी कर सकती है हाई कोर्ट। ये डिस्क्रिप्शन पावर है हाई कोर्ट के पास।
अच्छा, सेकंड क्लास जो होता है मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वो जो सजा दे सकता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना 3 इयर्स दे सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा जो है ना कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अगर कोई ऐसा केस है जहां पर जो है ना फाइन होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 जो है ना फाइन होता है, या इन कोई ऐसी सिचुएशन होती है या कोई ऐसा केस है, ठीक है, वो देखा जाता है कि कंडीशन देखी जाए, सर्कमस्टेंस देखी जाती है कि किस टाइप का केस है, क्राइम है, उसके हिसाब से जो है ना उसमें वो करता है जो ना दोनों पनिशमेंट दे सकता है, 5,000 इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, फाइन भी दे सकता है, और जो है ना 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्लास जो मैजिस्ट्रेट होता है, वो जो ना पनिशमेंट देता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मंथ देता है, ठीक है। या इसमें 1 मंथ की सजा जो होती है वो हो गई है पब्लिक नॉइजेंस हो गई है जिससे, ठीक है, उसमें अगर कोई पब्लिक को डिस्टर्ब करे तो उसमें जो है ना पनिशमेंट होती है वो 1 मंथ की होती है, ठीक है। वहां पर जो है ना कंडीशनल ऑर्डर पास होता है अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। और जो फाइन होता है वो 1,000 का होता है मैक्सिमम, और इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो 1 मंथ की होती है, या दोनों हो सकती है। अच्छा, उनको जो है ना जो भी हाई कोर्ट सॉरी सेशन कोर्ट जो पास करती है ना, पेनल्टी देती है, डेथ पेनल्टी होती है, उनको जो है ना अंडर जो है 376 सेक्शन के तहत जो सेशन कोर्ट है वो करेगी, क्या कहते हैं, ट्रांसफर करेगी केस हाई कोर्ट में, ठीक है। जो हाई कोर्ट की अप्रूवल के बाद ही जो है ना उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। आई होप कि उमेर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मतलब जो होती है जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई सेशन कोर्ट है या उनका एडिशनल है, कोई पेनल्टी दे रहा है, डेथ पेनल्टी, ठीक है। अब उनका जो होता है, जो आर्टिकल सॉरी सेक्शन 376 में लिखा हुआ है सीआरपीसी के तहत, कि जो पेनल्टी होती है डेथ पेनल्टी, उसकी जो फाइल होती है वो ट्रांसफर होती है हाई कोर्ट में, ठीक है। केसेस वगैरह जो भी होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट जो है ना उनको देखेगी कि जो ना उनकी पेनल्टी होती है, जो डेथ पेनल्टी होती है, या तो उनको जो ना कन्वर्ट कर देते लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है, या फिर जो है ना उसको जो ना सेम ही एग्जीक्यूट करवाती है डेथ पेनल्टी में, ठीक है। लेकिन कंफर्म करना जो है ना वो लाजमी होता है हाई कोर्ट से, इसमें कोई पिटिशन वगैरह फाइल नहीं करनी होती, ये सेशन कोर्ट का होता है पावर्स, वो डायरेक्ट जो है ना केस ट्रांसफर करती है। अच्छा, आगे चलें। यस यस, अंडर सेक्शन 376 आप सीआरपीसी वो सेक्शन पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है क्लियर के जो है ना उनके पास पावर्स है कि वो कंफर्म कर सकती है जो भी डेथ पेनल्टी होती है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो जुरिस्डिक्शन के हवाले से तो पूछ लें, हम जो है ना एफआईआर पर जाते हैं फिर। Sir Bisma has raised their hand. जी जी, बस अब मैसेज में टाइप कर लें काइंडली। सर मैजिस्ट्रेट की पोस्टिंग तो डायरेक्ट होती है, सॉरी मैंने टाइप नहीं किया, टाइम बहुत लगेगा। मैजिस्ट्रेट की पोस्टिंग तो डायरेक्ट एग्जाम वगैरह के थ्रू हो जाती है, फिर आगे आगे उसके आगे जो सेशन कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज, वो प्रमोशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं या उनके भी कोई एग्जाम्स के जरिए वहां पर पोस्ट हो सकते हैं? मैजिस्ट्रेट जो होते हैं ना वो प्रमोशन होते रहते हैं, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी अलग से एक टेस्ट होती है, उनकी जो है ना अलग से एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है। अभी जो आई हुई है आपने देखी होगी, वो आई है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड सेशन जज, ठीक है। उसके बाद उनकी जो है ना प्रमोशन होती रहती है। और सर डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज के लिए भी एग्जाम के थ्रू पोस्ट हो सकते हैं? नहीं नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट के नहीं, उनके जो है ना प्रमोशन होता रहता है। हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की कोई टेस्ट वगैरह नहीं होती है, उनके एक्सपीरियंस के बेस पर उनको जो है ना आगे जो है ना प्रमोट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 154, जिसमें एफआईआर जो है ना सीआरपीसी, उसको हम क्लियर करेंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर, ठीक है।
एफआईआर कौन फाइल कर सकता है? कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है, चाहे विक्टिम हो या विक्टिम का कोई रिलेटिव हो या कोई ऐसा बंदा जिसने जो है ना क्या कहते हैं वो ऑफेंस हुए देखा हो या जिसको जो है ना नॉलेज हो ऑफेंस की, ठीक है, तो वो जो है ना नियर बाय कोई भी पुलिस स्टेशन हो वहां पर जो है ना वो एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है। और एफआईआर में टोटल जो होते हैं 6 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 उसमें ये लिखा होता है कि डेट टाइम ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, कौन सी डेट को इंसिडेंट हुआ है और कौन सी टाइम पर हुआ है इंसिडेंट, ठीक है। तो ये आपका जो है ना आपने देखी होगी एफआईआर, उसमें 6 कॉलम है, तो उसका फर्स्ट कॉलम जो होता है उसमें यही लिखा होता है कि डेट क्या है, टाइम कौन सा था और कहाँ इंसिडेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेम एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट, ठीक है। अब जो आते हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस वाले को या किसी भी एसएचओ को, ठीक है, उसका एड्रेस का है क्या है, ठीक है, कहाँ रहता है, उसका नेम क्या है, ठीक है, वो सारी डिटेल उसमें लिखी हुई रहती है इन्फॉर्मेंट की या कंप्लेनेंट की, ठीक है। और थर्ड में जो होता है सेक्शन लॉ ऑफ इन्वोक्ड, ठीक है, कौन सा जो है ना वहाँ पर सेक्शन अप्लाई होगा कि उसने कौन से पीपीसी के सेक्शन तहत उसने जो ना क्राइम किया है, ठीक है, वेदर वो 302 जो कत्ल अमद है, कत्ल का है या रेप का है या कोई भी ऐसा ऑफेंस हो सेक्शन लग रहा हो, तो वहाँ पर जो है ना थर्ड आप काला में लगते हैं, सेक्शन आ जाते हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जैक्ट क्राइम लोकेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम पुलिस स्टेशन, ठीक है। जो उसमें जो फोर्थ कॉलम है उसमें यह लिखा होता है कि क्राइम जो हुआ है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है। कोई जो भी एफआईआर रजिस्टर करवा रहा होता है उसको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है, कहीं भी इधर उधर का नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर कहीं भी इधर उधर हुआ तो जो ना आपका केस सारा जो ना वो रफा दफा हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो ना आपने एग्जैक्ट क्राइम लोकेशन बतानी होती है और डिस्टेंस बताना होता है कि डिस्टेंस इसलिए बताना होता है कि ज्यूरिसडिक्शन मालूम कर सकें, ठीक है, कि कौन सी पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन लग रही है जहाँ पर क्राइम सीन है, ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस भी वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। अगर कोई रीजन है, नंबर 5 कॉलम ये लिखा होता है कहीं अगर एफआईआर रजिस्टर करवाने में कोई डिले हो जाती है, चाहे 2 घंटे हो जाए 3 घंटे या कभी कभी ऐसा होता है कि दिन ब दिन गुजर जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रीजन होता है डिले का कि एफआईआर क्यों डिले की गई और जो टाइम पर क्यों नहीं रजिस्टर करवाएगी, तो वो रीजन होते हैं वो 5th कॉलम में लिखे जाते हैं अगर कोई रीजन हो तो। अगर कोई रीजन नहीं है या टाइमली रजिस्टर हो गए तो वहां पर कुछ लिखना लाजमी नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है टाइम डेट ऑफ डिपार्टिंग फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, वो उसने कब जो ना इन्फॉर्म दे के जो ना किस टाइम जो ना किस डेट पर जो ना पुलिस थाने से बाहर निकला, वो जो ना 6th कॉलम में आती है, ठीक है। अब वो भी हम देखेंगे कि आपका एफआईआर पढ़ी कैसे जाती है कोर्ट में, वो हम एट द एंड देखेंगे। लेकिन उस पहले जो हम एफआईआर को क्लियर कर देते हैं उसके बाद जो ना सारी क्या कहते हैं वो देखेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है एफआईआर को, ठीक है। ये थोड़ा बहुत टिपिकल होता है एफआईआर पढ़ना है कोर्ट में, इससे आपकी क्या कहते हैं तारीफ भी हो सकती है, कभी कभी बेइज्जती भी हो सकती है कोर्ट में एफआईआर पढ़ने से में कोई मिस्टेक्स वगैरह कर ली तो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई उसके बाद पुलिस का फर्स्ट जो काम होता है वो होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, केस को। नंबर 1 क्राइम सीन पर जो है ना उसको विजिट करेगी, ठीक है। वहां पर जो होता है फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वेपन्स होते हैं या कोई भी जो है ना वेपन इस्तेमाल किया गया या कोई भी ऐसा हथियार वगैरह जिसकी वजह से जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, तो वहां पर जो ना वो वेपन वगैरह कलेक्ट करती है, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करती है, कभी कभी जो हमारे हेयर होते हैं ना वो भी कलेक्ट करती है जो है ना पुलिस, ठीक है, या ब्लड सैंपल भी करती है या आपके कपड़े वगैरह हो गए वो सब जो है ना कलेक्ट करती है वहां पर क्राइम सीन की वजह प्लेस से, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। अंडर 161 सीआरपीसी के तहत जो है ना पुलिस जो है ना जो विटनेस होते हैं उनकी जो है ना स्टेटमेंट लेती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना कोर्ट में ये एडमिसिबल नहीं होती है, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट को क्या पता कि उन्होंने जो है ना अपनी रजा खुशी से जो विटनेस ने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, तो इन सिचुएशन जो है ना उनको एडमिसिबल नहीं होता है, या कोर्ट को ऐसा भी लग सकता है कि पुलिस वाले जो ना जोरी जबरदस्ती या डंडे के जोर पर जो ना कभी कभी स्टेटमेंट ले लेते हैं। थाने में आपको पता होता है क्या 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 होता रहता है, अगर कोई स्टेटमेंट लेनी पड़ती है तो आसानी से नहीं देते हैं, उनको मारपीट भी करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना सेक्शन 161 की जो है ना कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है कोर्ट में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में होते हैं कि जो है ना उनको अप्रूव करती है, या उनके पास कोई ऐसे हो जैसे पब्लिक खड़ी हो जहाँ जब तक वो स्टेटमेंट ले रही हो उनसे विटनेस से, अगर उनके कोई ऐसे बंदे हो जो प्राइवेट बंदे भी साथ खड़े हो, तो इन सिचुएशन में जो है ना उनको एडमिसिबल करती है। लेकिन जो प्राइवेट बंदे होते हैं उनको भी जो है ना कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, उनसे भी जो है ना कोर्ट कंफर्म करती है कि वेदर जो है ना उन्होंने अपनी रजा खुशी से जो है स्टेटमेंट दी है या जो है ना जोर जबरदस्ती दी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मेडिकल एंड फोरेंसिक रिपोर्ट, ठीक है। आपका जो है ना पोस्टमार्टम हो गया,
ठीक है। मेडिकल जो भी रिपोर्ट होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो भी जो है ना पुलिस कलेक्ट करती है, या फॉरेंसिक साइंस जो लेबॉरेटरी होती है उनसे सारे सैंपल वगैरह होते हैं, उनके रीजंस पूछते हैं कि कौन किस वजह से जो है ना डेथ हुई है, वो जो भी होती है स्टेटमेंट वगैरह वो भी जो है ना कलेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं डिजिटल एविडेंस। ठीक है। डिजिटल एविडेंस में आपकी जो है ना सीसीटीवी फुटेजेस आ गई। ठीक है। किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हम सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी मोबाइल डाटा आ गई है कि उनके मोबाइल डाटा सारी चेक करते हैं कि वो कब से कहाँ किन से जो ना कांटेक्ट कर रहा था, और कब से जो है ना विक्टिम को फॉलो कर रहा था। तो ये सारी डेटा जो है ना डिजिटल एविडेंस में आती है, तो मोबाइल डेटा वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी हमारे अपने जो मोबाइल्स होते हैं वो भी क्रिमिनल्स के वो भी जो है ना ले जा सकती है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टेटमेंट अंडर 164 ऑफ सीआरपीसी बिफोर मैजिस्ट्रेट। ठीक है। अगर आप कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा तो आपने देखा होगा कि मैजिस्ट्रेट के आगे कोई भी अगर ऐसा केस होता है तो स्टेटमेंट पहले देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। तो इसमें ऐसा है कि स्टेटमेंट लेता है मैजिस्ट्रेट अंडर 164। ठीक है। उसमें जो भी विटनेस होता है या उनसे पूछता है कि कब क्राइम हुआ, कैसे मारा गया, क्यों मतलब मारा गया, क्या रीजन थे, वो सारी डिटेल वगैरह जो है ना अपने बताता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अरेस्टिंग द अक्यूज अंडर सेक्शन 54। ठीक है। अगर आपने सीआरपीसी का 54 सेक्शन पढ़ा होता तो उसमें होता है कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें जो है ना अरेस्ट करती है। ठीक है। जिसमें आपको पुलिस को कोई वारंट की नीड नहीं होती अंडर 54 के तहत। ठीक है। उसके बाद होते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रायल। ठीक है। जब वो अरेस्ट हो जाता है, सारी डिटेल्स वगैरह स्टेटमेंट वगैरह हो जाती है, सारे जो भी डेटा होती है क्राइम सीन में, जो भी हमारे पास वीपन्स, फिंगरप्रिंट्स, स्टेटमेंट्स वगैरह, मेडिकल, फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल एविडेंस वगैरह जो भी होती है वो सब कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद जो है ना प्रोसिक्यूशन साइड जो है ना केस को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास रेमेडीज कौन सी है अवेलेबल, अगर पुलिस एसएचओ है जो ना हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, रजिस्टर नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केस होता है ऐसा है कि एसएचओ जो होते हैं वो एफआईआर रजिस्टर करते भी नहीं है। ठीक है। तो इन सिचुएशन में हमारे पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, तो वो नंबर 1 है कंप्लेंट टू सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। ठीक है। एसडीपीओ। ठीक है। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर जो होता है उनको कंप्लेंट करें अगेंस्ट द एसएचओ। ठीक है। या सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ पुलिस जो होता है एसपी, आप उनकी अगेंस्ट जो ना कंप्लेंट करें, सिर्फ एसओचे के अगेंस्ट। ठीक है। पुलिस पूरे पुलिस थाने के अगेंस्ट नहीं कर सकते आप, सिर्फ एसओचे के अगेंस्ट करते तो वो जो होता है एसपी होता है या एसडीपी होता है वो डायरेक्शन देता है एसएचओ को कि व्हाई यू आर नॉट फाइलिंग हिज रजिस्टर एफआईआर हिज हर। ठीक है। उनके रीजंस होते हैं, वो पूछता है कि क्या रीजन से, क्या वजूहत है जो आप उनकी रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नंबर सेकंड हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A एंड बी टू सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। ठीक है। ये बहुत फेमस है सेक्शन, और इसमें जो है ना 22 से भी आपने देखी होगी बहुत सारी कोर्ट्स में जो ना रजिस्टर होती रहती है। ठीक है। और क्या कहते हैं जो स्टार्ट में एडवोकेट्स होते हैं उनकी रोजी रोटी भी 22 से भी होती है। तो नंबर 1 जो इसमें होता है कि 22 से भी में ऐसा होता है कि जो आप कंप्लेंट करते हैं सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को, एसएचओ जो है वो हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करा, जो कि लीगली बाउंड है एसएचओ। ठीक है। इन सिचुएशन में जो ना वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होता है वो डायरेक्शन देता है एसएचओ को। ठीक है। सेम वैसे ही जैसे एसपी देता है या एसडीपीओ देता है। ठीक है। लेकिन आप जो है ना 22 से भी तब फाइल करें जब आपकी जो है ना एसपी भी नहीं सुन रहा हो। ठीक है। या जो है ना आपकी एसडीपीओ भी नहीं सुन रहा। ला ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी रेमेडी है अवेलेबल, ठीक है, पहले आप वो रेमेडी अवेल करें, उसके बाद जो ना आप हायर अथॉरिटी के पास जाएं। ठीक है। तो इन सिचुएशन में अगर 22 से भी आप तब रजिस्टर फाइल कर सकते हैं जब आपकी एसपी भी ना सुनो और ना ही जो ना आपकी एसडीपीओ सुने। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी बिफोर मैजिस्ट्रेट। ठीक है। अगर आपकी जो ना अब 22 से भी आप फाइल नहीं करना चाहते या आपकी एसपी भी नहीं सुना या एसडीपीओ भी नहीं सुना, तो उसके बाद आप मैजिस्ट्रेट के सामने जो है ना डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करें। डायरेक्ट कंप्लेंट ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट खुद आपकी जो है ना एफआईआर दर्ज करता है। ठीक है। रजिस्टर करता है। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि अब वो पहले देखेगा, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स है कि वो पहले देखेगा कि वेदर जो है ना केस वो सफिशिएंट है, काजेज है उनके डायरेक्ट कंप्लेंट रजिस्टर करने के, या जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा वो सही है या गलत है। ठीक है। वो सारी जो भी कंडीशंस होगी वो उनको देखने के बाद ही जो है ना वो डायरेक्ट कंप्लेंट जो है ना उनको जो है ना अप्रूव कर सकता है। ये है मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है। उसके बाद आता है हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है।
हाई कोर्ट में हम रिट पिटीशन फाइल करेंगे अंडर आर्टिकल 199, ठीक है। उसमें भी ऐसा होता है कि हाई कोर्ट जो है ना डायरेक्शन देती है एसएचओ को, ठीक है। उसमें जो है ना एसएचओ जो है ना उनको अपीयर होना पड़ता है कि आप क्यों जो है ना उनकी एफआईआर वगैरह रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या रीजन है, और जो भी वजूहत वगैरह होती है वो हाई कोर्ट में बताने पड़ते हैं। उसके बाद जो है ना डायरेक्शन देती है, उसके बाद जो है ना मोस्टली केसेस जो है ना वो फाइल कर देती है, रजिस्टर कर देता है एसएचओ एफआईआर, ठीक है। उसके बाद एक ये भी है कि जो कि बहुत ही कम अवेल करते हैं हम अपॉर्चुनिटी या रेमेडी होती है, जो कंप्लेंट टू नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। जो आपका एफआईआर का है वो आपका एक राइट है, ठीक है, जो एक फंडामेंटल राइट है, जिसको अगर वायोलेशन हो रही है, आपकी एसएचओ जो है ना रजिस्टर नहीं कर रहा है एफआईआर, तो ये आपके एक राइट की जो है ना वायोलेशन हो रही है। अगर आपकी राइट की वायोलेशन हो रही है तो आप इसमें सिचुएशन में आप कंप्लेंट कर सकते हैं कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन जो भी है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, उनको आप कंप्लेंट करें कि जो है ना एसएचओ जो है ना वो हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करा, जिसकी वजह से हमारा जो है ना राइट इन्फ्रेंज हो रहा है। तो इन सिचुएशन में जो है ना कमीशन, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है, वो भी डायरेक्शन दे सकते हैं, या ओम्बड्समैन आपने सुने होंगे जो फेडरल महोत्सव आला वाले होते हैं, ठीक है, आप उनको भी कंप्लेन दें। उनके पास भी बहुत सारे पावर्स होते हैं, उनके पास आपकी कोई भी अगर छोटा मोटा जो भी आपका राइट वायोलेट हो रहा है, तो महोत्सव आला जो हर फेडरल भी होते हैं, प्रोविंशियल भी होते हैं, तो आप वहाँ पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी एफआईआर फाइल नहीं कर रहा है, रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो इन सिचुएशन में आप ओम्बड्समैन के पास भी जो है ना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नहीं सर, क्लियर हो गया। सर पिटिशन मीन अपील या कंप्लेन? नहीं नहीं, अपील उस सिचुएशन में होती है जब सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट कोई पनिशमेंट दे रही है, ठीक है, या आपकी कोई बेल एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट कर रही है, ठीक है, इन सिचुएशन में आप जो है ना अपील फाइल करते हैं, ठीक है। जो अपीलेट जुरिडिक्शन होती है हाई कोर्ट के पास, वो अपील अलग अलग से होती है। पिटिशन वो होती है कि उसमें आप सारी डिटेल्स वगैरह लिखते हैं कि जो ना उसमें कोई भी अलग क्या कहते हैं वो पहले किसी कोर्ट ने जो है ना उसको हैंडल ना किया हो केस को, ठीक है। आप डायरेक्ट पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट कोई और रेमेडी अवेल करने के बजाय अब डायरेक्ट जो कंप्लेंट करती है ना, पिटीशन फाइल करते हैं ना, वो होती है पिटीशन। बाकी अपील जो है ना किसी ऑलरेडी किसी और कोर्ट, लोअर कोर्ट ने सुना हो केस, उसके बाद जो है ना हम अपील फाइल करते हैं। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। आपके जो ना डिले के रीजंस आपको बताने पड़ते हैं कि डिले क्यों हुए, ठीक है। आप ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप जो ना एफआईआर रजिस्टर कराएं उसके बाद आपकी रजिस्टर ना हो, तो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर जितना आप लेट रजिस्टर करवाओगे उतना उतना जो ना आपका नुकसान है, ठीक है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है रजिस्टर करवाने की। Sir, are सर there मेरा any? क्वेश्चन है। जी सर मेरा क्वेश्चन है एक आपसे। जी जी। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जोन सा अपील जोन सी होती है, तो जिनसे लोअर कोर्ट जोन सा डिसीजन देती है, फिर उसके बाद अपील होती है, तो इससे ये नहीं होता कि जोन सा एतमाद जोन सा होता है वो लोअर कोर्ट से उठ जाता है लोगों को, क्योंकि फिर वो हाई कोर्ट्स की तरफ जाते हैं। नहीं नहीं, उनके पास एतमाद की यहाँ पर बात नहीं होती है, ठीक है। जो देती है, ठीक है, अगर आप मजिस्ट्रेट को दे रहा है पनिशमेंट, उसकी भी अपील होती है आगे सेशन में, एडिशनल में, तो अपील तो होती रहती है। अगर हम आप अपने जो है ना किसी कॉलेज का ले लेते हैं मिसाल, ठीक है, अगर आपकी कॉलेज में कोई इशू हो जाता है तो आप जो है ना डायरेक्ट अपनी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को जो है ना करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ऐसा होता है जो है ना हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कोर्ट जो ना आपको पनिशमेंट दे रही है, तो उसके बाद जो ना आपका एतमाद की बजाय आप देखेंगे जो ना अपील वही करता है जो एग्री पार्टी होती है, ठीक है। तो उसमें जो ना क्या कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि एतमाद वगैरह की बात नहीं होती है, तो आप अपील कर सकते हैं, आपका अपना राइट है ये। जाहिर सी बात, एग्री पार्टी करे तो वो तो चाहेगी कि उनको जो ना फायदा हो, तभी अपील फाइल करेगी ना। अच्छा, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट में फाइल करेगी जो भी होता है चालान वगैरह, वो डिपेंड ऑन केस जो ना सिचुएशन होती है कि उसकी पनिशमेंट वगैरह क्या है, उसने कौन सा क्राइम किया है, उस हिसाब से जो है ना उस मैजिस्ट्रेट के पास जो है ना सबमिट की जाती है चालान वगैरह, जिसको हम कहते हैं।
सर मिनिमम किस रैंक के ऑफिसर के पास जाके हम अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं? एसएचओ। फिर एसएचओ अगर चाहे तो अपने किसी भी लोअर स्टाफ को बोल सकता है कि उनकी एफआईआर जो है ना वो राइट कर लिख सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, डज एन एसएचओ हैव द पावर टू नॉट? नो, एसएचओ के पास कभी अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करा है तो वो जो है ना राइट क्या कहते हैं लॉ की वायोलेशन कर रहा है। एसएचओ लीगली बाउंड है कि वो आपकी जो है ना एफआईआर रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई पावर नहीं है क्या कहते हैं एसएचओ के पास कि वो जो है ना एफआईआर रजिस्टर ना करे, ठीक है। वो सारे पावर्स जो है ना एसएचओ को दिए गए हैं एफआईआर रजिस्टर करने के। सेक्शन 154 सीआरपीसी 164 में जो ना मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होती है विटनेसेस की, 154 जो ना उसमें एफआईआर लिखा हुआ है। अच्छा, 22 से भी जो होती है ना वो आप किसी वकील से कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब वकील जो ना सारी ड्राफ्ट करेगा, उसके फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना वो लिखेगा केस के, ठीक है। उसमें आपकी प्रेस वगैरह जो भी होती है वो भी मैं आपको अभी मेरे पास होगा तो मैं आपसे क्या कहता हूँ वो शेयर कर देता हूँ कि 22 अभी कैसे फाइल करता है। इनका ड्राफ्ट भी होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको सारे जो ना आपके फैक्ट्स वगैरह जो भी केस के होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें आपकी प्रेयर्स जो होती है ना जिसमें आप लिखते हैं कि सॉरी सेशन जज को यही कहता है कि जो ना आप डायरेक्शन दें, ठीक है, या जो ना आप जो ना क्या कहते हैं एसएचओ को इनके अगेंस्ट जो ना कोई एक्शन ले जो हमारी एफआईआर जो ना राइट रजिस्टर नहीं कर रहा है। हाँ, जितना आपका सॉरी रजिस्टर लेट करवाओगे उतना जो ना आपका अपना केस जो ना कमजोर होता है, ठीक है। क्योंकि जो डिफेंस लॉयर होता है ना वो यही देखता है कि फर्स्ट यही देखता है कि एफआईआर कब रजिस्टर हुआ है क्राइम से होने के बाद, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डिले है तो वो जो है ना अक्यूज के फेवर में जाता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बगैर एफआईआर एसएचओ को फाइल किए हुए अच्छा 22 ए जावेद, अभी हम फाइल कर सकते हैं? अच्छा जावेद, जावेद आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप काइंडली अगेन लिखें। सर मैं ये कह रहा था कि एसएचओ के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा एफआईआर का, या जो ड्यूटी ऑफिसर होगा उस टाइम जो उनको देना पड़ेगा? अच्छा, एफआईआर जो होते हैं ना एसएचओ जो भी होता है थाने का हेड होता है वो एसएचओ, ठीक है। फिर एसएचओ डायरेक्शन दे देता है कि कोई भी अगर अवेलेबल हो, ठीक है, तो वो एफआईआर आपकी रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। चाहे वो ठीक है। कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, या जो भी लोअर स्टाफ वाला बंदा हो तो वो आपकी जो है ना एफआईआर सारी लिख सकता है, ठीक है। लिखने के बाद जाहिर सी बात है वो आपको पढ़ के बताएगा कि उसने जो भी लिखा हुआ है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो हेड जो मैन होता है वो एसएचओ के पास पावर है एफआईआर रजिस्टर करने की। ठीक है सर। अच्छा अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन ये था कि विदाउट गोइंग टू एसएचओ क्या हम 22 ए और 22 बी की एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास पहले रेमेडी कौन सी अवेलेबल है, एसएचओ है, ठीक है। पहले आप एसएचओ पर जाएं, एसएचओ के पास जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं, ठीक है। अगर पुलिस स्टेशन के पास हम नहीं जाएंगे तो एसएचओ कोर्ट में ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे केसेस लगे होते हैं, तो इसलिए जो है ना पहले जो लोअर रेमेडी होती है हमें वो अवेल करनी पड़ती है, ठीक है। अगर वहां से काम ना हो फिर जो है ना हम हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं। मेरा इन केसेस के आपको पता है आप एसएचओ पे जाओगे तो आपकी इन्वेस्टिगेशन खराब हो सकती है जो नहीं ये तो इनसाइड। नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं ना आप एसएचओ के पास जाएंगे, एसएचओ को जो ना आप सारी एसएचओ का काम क्या है, आपको सिर्फ एफआईआर जो आप खुद अपने मुंह से बताएंगे वर्बली बताएंगे वही लिखेगा, ठीक है। लिखने के बाद वो सेम जो ना आपको पढ़ के बताएगा, ठीक है। कि वेदर जो अब्दुल्ला ने उनको डिटेल दी है वो सेम टू सेम लिखी है उसने या नहीं लिखी है, ठीक है। अगर कहीं भी छेड़छाड़ है उन्होंने नहीं लिखी है या कोई ऐसी पॉइंट है जो उनको जो उन्होंने मिस कर दिया है तो वो आप जो ना अगेन जो है ऐड करवा सकते हैं। या अगर वो आपकी ऐड ना करे, ठीक है, कोई आधी अधूरी जो ना आपकी रजिस्टर करे जो डेटा लिखे, ठीक है। इन सिचुएशन में अगर वो आपके कहने के बावजूद भी जो है ना फुल डेटा ना लगे तो फिर जो है ना आप आगे वाली रेमेडी जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन पहले जो आपके पास रेमेडी है वो एसएचओ है, ठीक है। फिर वो चाहे जिस नेचर का भी हो, आपकी चाहे पर्सनल दुश्मनी वगैरह हो जो भी हो, ठीक है। लेकिन कोर्ट तो यही कहेगा कि पहले रेमेडी आपके पास कौन सी एसएचओ वाली है, ठीक है। तो पहले वो अवेल करें, उसके बाद जो है ना हायर रेमेडी अवेल करें अवेल। वैसे तो हम कहना सही।
वैसे तो हम सबको पता है कि एसएचओ कैसे होती है, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादातर होते हैं इंस्टीट्यूशन केसेस होते हैं कि जो है ना वो आपकी एफआईआर रजिस्टर ना करें, वो कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो काम करना पड़ता है। तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में है, हम सबको पता, लेकिन हमें जो है ना पहले अवेल करनी होती है रेमेडी, वो एसएचओ होता है। अच्छा, हम आगे चलें। उसके बाद हमारे आती हैं ड्यूटीज। ठीक है, जो भी कंप्लेनेंट होता है उसकी ड्यूटीज कौन सी होती है एफआईआर रजिस्टर करवाने के बाद। ठीक है, या जो भी कंप्लेंट होता है उसकी एफआईआर रजिस्टर करवाने से पहले भी कौन सी ड्यूटीज हैं। नंबर 1 आता है फाइल एफआईआर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, क्राइम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके कि आप जो ना कम टाइम में जो ना एफआईआर रजिस्टर करवाएं। ठीक है, अगर डिले करोगे तो आप खुद का जो ना नुकसान हो सकता है इसमें। तो इससे पहले बेहतर है कि आप जो ना जल्द से जल्द जो ना एफआईआर रजिस्टर करवाएं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं गिव एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है ऑफेंस के हवाले से, ठीक है, वो आप जो ना सारी की सारी उनको इन्फॉर्मेशन दें एसएचओ को। ठीक है, कंप्लीट, कहीं पर भी जो ना थोड़ी सी भी जो ना मिस ना करें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप, मैं डबल एफआईआर पर भी आऊंगा, तो उसके बाद आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जिसमें जो आपने जो मिस किया हो वो आप जो ना ऐड करवा सकें। तो इसलिए आपसे बेहतर है कि जो ना आप कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। ठीक है, नंबर उसके बाद आता है कि कोऑपरेट विद द पुलिस से। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को, फॉर एग्जांपल किसी के घर में हुआ है कोई क्राइम, ठीक है, या आप ऐसा समझिए कि आप में से कि आपके किसी घर में से जो ना हुआ है, क्राइम हुआ, तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि आपने अगर क्राइम नहीं किया है तो आप पर ये जिम्मेदारी है कि आप जो ना पुलिस से जो ना कोऑपरेट करें। वो जब आपका घर विजिट करने आए तो उनको विजिट करवाएं, या जो ना क्राइम सीन होता है उनको विजिट कराएं। तो इसमें ये होता है कि आपने जो ना उनको उनके साथ फुल कोऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद होता है फॉलो अप एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट। ठीक है, फॉलो अप का मतलब ये है कि आपने एफआईआर रजिस्टर करवा दी, उसके बाद आप जाके घर बैठ के उसके बाद देखा भी नहीं कि पुलिस काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन सिचुएशन में क्या होता है कि आपको जो ना फॉलो अप करना पड़ता है कि पुलिस वेदर जो ना वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है या नहीं कर रही है, या जो ना बिल्कुल ऐसे साइलेंट बैठी हुई है। तो आपने फॉलो अप करना होता है। ठीक है, उसके बाद अपीयर बिफोर द कोर्ट। उसके बाद अगर जब भी कोर्ट आपको बुलाए, समन दे, ठीक है, तब आपको वहां पर जाना होता है। ठीक है, अगर ऐसे कुछ रेयर केसेस होते हैं कि आपकी कोई मजबूरी है को आप अपीयर नहीं हो सके, तो ऐसा नहीं। लेकिन आपने जो ना अगर जब भी अवेलेबल हो, जब आप कोर्ट को बुलाए, तब आप जो ना कोर्ट के सामने अपीयर हों। ठीक है, उसके बाद एक जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है वो ये भी है कि आपने जो ना जितने कोई क्राइम, कुछ कभी ऐसा होता है कि एफआईआर कोई दुश्मनी की वजह से एफआईआर में जो ना 6-7 नेम लिखवा देते कि ये बंदा भी शामिल था, ये बंदा भी शामिल था, ये बंदा भी शामिल था। ठीक है, उनमें से अगर 6-7 बंदे आप लिखवा रहे हैं और सेक्शन भी जो ना ये भी लगाओ, सेक्शन वो भी लगाओ, इतने सारे जो ना सेक्शन लगवाते रहते हैं कि उन्होंने इस सेक्शन के तहत क्राइम किया, ऐसा भी किया, तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, उसमें आप ऐसा करें कि जो उसको सुइटेबल है सेक्शन, ठीक है, उसके तहत ही एफआईआर रजिस्टर करवाएं। ठीक है, तो वो तो आपका एसएचओ काम होता है कि किस सेक्शन तहत या कौन सा क्राइम के, तो वो एसएचओ जो है ना लिखेगा वहां पर। ठीक है, लेकिन वहां पर आपने ये नहीं कहना है कि भाई ये भी सेक्शन जो है ना आप ऐड करें, अगर आपको नॉलेज है क्राइम्स की या सेक्शंस की, तो ये बिल्कुल भी ना करवाएगा। जो एक्यूरेट होता है, जो परफेक्ट जो ना सेक्शन फॉलो अप करता है, उसको वही ऐड कराएं। उसके बाद जो हम बंदे होते हैं, हम एफआईआर में जो देते हैं, वो 6-7 के बदले जो ना जो इन्वॉल्व हो केस में, ठीक है, जो भी हो ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा होता है कभी कभी, जैसे हमारे पास कुछ लैंड का मसला हो जाता है, ज्यादातर जो ना उत्तर सिंध की तरफ जो ना हमारे पास होता रहता है ऐसे। ठीक है, किसी प्लॉट की वजह से या किसी प्रॉपर्टी पर, तो उसमें जो ना क्राइम करते हैं 2 बंदे और उसने सारी फैमिली का नाम जो है लिखवा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सिर्फ जो ना बंदे जिन्होंने क्राइम किया है, ठीक है, आप उनके नेम जो ना ऐड करें उसमें एफआईआर में, ज्यादा जो ना लोगों को नेम जो ना ऐड ना करवाएं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका आपने नेम ऐड कर दिया हो, ठीक है, वो वहां पर इवन क्राइम लोकेशन क्या वो उस सिटी में अवेलेबल नहीं था, या किसी गांव में जो ना वो अवेलेबल था भी नहीं, वो कहीं बाहर बैठा है। ठीक है, अगर आप फिर भी आप उनका नेम ऐड करवा रहे हैं, तो इन सिचुएशन में जो ना आपका खुद का जो ना केस वो कमजोर पड़ सकता है। तो ऐसा कभी ना कीजिएगा। जो एक्यूरेट सेक्शंस लग रहे हैं वो ऐड करवाना, और जो बंदे अवेलेबल हो वही ऐड करवाना, लिखवाना उसमें। एवरीथिंग क्लियर है? आप कोई क्वेश्चन है? Sir, someone asked that what is difference between FIR and NC? अच्छा, एनसी ये होता है कि अगर आपकी कोई नॉन कॉग्निजेबल केस होता है, ऑफेंस होता है, ठीक है, उसमें आप जो ना प्रोटेक्शन ऑलरेडी ले लेते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कोई मोबाइल वगैरह गुम हो जाता है, ठीक है। इन सिचुएशन में आप जस्ट जो है ना पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये मेरा मोबाइल जो है ना गुम हो गया या जो है ना डकैतों ने ले लिया है, ठीक है, मेरे पास अब मेरी कस्टडी में नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ इससे मोबाइल से कोई इशू हो या कोई क्राइम वगैरह हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये आप ऑलरेडी प्रोटेक्शन ले लेते हैं किसी क्राइम से बचने के लिए, ठीक है। या आपका एनआरसी गुम हो जाता है, ठीक है, या कोई ऐसी आपकी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपको लगता है कि कोई इसको जो है ना किसी गलत काम के लिए यूज कर सकता है, तो इसमें जो ना एनसी जो है ना रजिस्टर करवाएं, जस्ट उनको इन्फॉर्म करें एसएचओ को कि जो है मेरी ये प्रॉपर्टी जो है गुम हो गई और मुझे खदशा है कि इसके जो है ना क्या कहते हैं वो कोई क्राइम हो सकता है, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, ठीक है। बाकी एफआईआर यह होता है कि कोई क्राइम हो गया, ठीक है, उसके बाद आप जो है ना सारी डिटेल एसएचओ को देते हैं, उसके बाद जो है ना आपका जो है ना क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है, वो एफआईआर रजिस्टर करवाने के बाद होता है। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, अब हम आते हैं काउंटर एफआईआर और क्रॉस एफआईआर, ठीक है। ये क्रॉस एफआईआर वाला सीन ऐसा है कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करने गया तो मेरा कोई सीनियर था जो एसोसिएट था, तो उसने मुझे बोला कि अगर कोई एक केस में एक एफआईआर है, ठीक है, और सामने वाला जो अक्यूज है वो भी एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैंने बोला क्रॉस एफआईआर बोलते हैं। बोला कि क्रॉस तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि काउंटर का मतलब और क्रॉस का मतलब एक ही है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो लॉ की लैंग्वेज में इसको जो है ना काउंटर कहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता होता है कि क्रॉस भी हम कह सकते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही वर्ड्स है। कोई आपको जो है ना कंफ्यूज करने के लिए जो है ना ऐसे बोलते हैं कि काउंटर नहीं, क्रॉस नहीं काउंटर बोला करो, तो ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। या किसी एक बंदे ने ऑलरेडी जो ना एफआईआर रजिस्टर करवाई हो एसएचओ के पास, ठीक है, और उसका सामने वाला जो अक्यूज है ना वो भी जो है ना सामने वाले बंदे पर जो है ना एफआईआर रजिस्टर करा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अनिल हूँ, ठीक है, मैंने एफआईआर दर्ज करवा रजिस्टर करवाई अब्दुल्ला के अगेंस्ट, ठीक है। अब अब्दुल्ला सेम ही जाके जो ना मेरे अगेंस्ट जो ना एफआईआर दर्ज करे, रजिस्टर करवाए, तो उसको जो ना हम बोलते हैं काउंटर एफआईआर या क्रॉस एफआईआर, ठीक है। इसमें से रीजंस का इसमें कोई लीगल प्रोविजंस वगैरह नहीं है, ठीक है, अवेलेबल, ठीक है। बस ऐसे जो है ना कुछ ऐसे होते हैं सिचुएशन या पॉलिटिकल दबाव की वजह से, या कुछ ऐसे होते हैं जो एसएचओ के करीब होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है ना क्या कहते हैं फायदा उठाकर जो है ना क्रॉस एफआईआर जो है ना वो रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है। रीजंस क्या होते हैं? अब आ जाते हैं क्या पर्सनल दुश्मनी, ठीक है, जिस एनिमिटी, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जो दुश्मन है दोनों, ठीक है, एक बंदे ने जो है ना एफआईआर रजिस्टर करवाई, अब सामने वाला जो है ना अब सामने वाला वो खुद जो है ना उस पर एफआईआर रजिस्टर करवाए दोनों पर, ठीक है, पर्सनल दुश्मनी जो है ना उसको बीच में ले आते हैं, ठीक है। या ऐसे होते हैं कि मालाफाइड इंटेंशन, बैड इंटेंशन होती है जो है ना कोर्ट को कंफ्यूज करने के लिए जो है ना इस सिचुएशन में भी जो है ना वो एफआईआर रजिस्टर कर, पर कोर्ट होती नहीं है कंफ्यूज, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर जो है ना काउंटर एफआईआर जो है ना रजिस्टर करवाते हैं, ये भी एक रीजन है, ठीक है। नंबर थर्ड है टू नेगोशिएट आर सेटलमेंट, ठीक है। एक रीजन ये भी है कि जिसने एफआईआर दर्ज करवाया उसके अगेंस्ट हम अगर मैं काउंटर एफआईआर रजिस्टर करवाऊंगा, तो वो सामने वाला बंदा जो है ना वो एफआईआर से क्या कहते हैं क्वेश्चन करवाएगा एफआईआर को, और जो ना मुझसे नेगोशिएट कर लेगा या सेटलमेंट कर लेगा जो भी इशू होगा उस पर, ठीक है। तो या नंबर फोर है जो है टू विड्रॉ फ्रॉम एन एफआईआर, ठीक है। जो अक्यूज होता है जो काउंटर एफआईआर रजिस्टर करवा रहा होता है, उनको ये लगता है कि ये भी रीजन होता है कि अगर मैं जो ना काउंटर एफआईआर रजिस्टर करवाऊंगा तो सामने वाला बंदा जो है ना वो अपने एफआईआर से जो है ना विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, वो अपने केस से जो है ना पीछे हट जाएगा, ठीक है, वो आगे जो है ना इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की जो है ना डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं चार, ठीक है। अब आते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ठीक है। अगर कोई काउंटर एफआईआर जो है ना रजिस्टर करवा ले, पहली सिचुएशन में पुलिस जो है ना काउंटर एफआईआर रजिस्टर करती नहीं, कभी रेयरली केसेस में जो है ना वो काउंटर एफआईआर रजिस्टर करती है, ठीक है। इन केस अगर जो है ना मैंने पहले भी बोला कि पॉलिटिकल दबाव होता है या जो है ना फेवरेट होते हैं बंदे जो रजिस्टर करवा रहे होते हैं पुलिस वालों के एसएचओ के, तो इसमें जो है ना अगर काउंटर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो है ना पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है ना, क्योंकि सेम ही होता है, काज ऑफ एक्शन सेम होता है, हर जगह लोकेशन या जो भी वेपन वगैरह इस्तेमाल जो भी क्राइम होता है, तो क्योंकि सारी सिचुएशन सेम ही होती है, तो इसमें अगर पुलिस चाहे तो जो है ना उन केस को जो है ना ज्वाइंटली, मतलब जो है ना पहले रजिस्टर करवा रहे एफआईआर उनकी और जो काउंटर एफआईआर रजिस्टर का, उन दोनों की जो है ना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंटली कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो ना जो होता है चालान शीट होती है, ठीक है। चालान शीट ये होती है कि उसमें एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो पहले मैंने बताया आपको, ठीक है, जो क्या कहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन है पहले मैंने एफआईआर पोर्शन बताया, उसमें जो ना वो चालान शीट बनाती है, उसमें जो चालान शीट जो है ना सबमिट करवाती है कोर्ट में, ठीक है। तो वो जो है ना सेपरेट चालान शीट बना सकती है
या जो है ना क्या कहते हैं वो कंबाइन जो है ना चालान शीट बनाकर जो है ना कोर्ट में प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो काउंटर एफआईआर पर? सर अच्छा मालाफाइड कॉग्नि के बारे में थोड़ा आप रिपीट करते हैं। मालाफाइड मतलब बैड बैड इंटेंशन। ओके सर। बैड फेथ जो होता है, जो गुड फेथ बैड फेथ वो होता है मालाफाइड या बैड इंटेंशन। डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो ना पुलिस को वारंट की नीड नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्राइम डकैती जो ना कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, जो ना ये आपका क्या कहते हैं मर्डर वगैरह हो गए, इन जो ना हीनियस टाइप के जो केसेस होते हैं ना, ठीक है, उसमें जो ना पुलिस को वारंट की नीड नहीं होती है। विदाउट वारंट जो ना वो बंदे को जो ना क्या कहते हैं क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है। ये है कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस वो हो गया जिसमें जो ना क्या कहते हैं वो मैजिस्ट्रेट से वारंट की नीड होती है। मैजिस्ट्रेट जब वारंट देगा उसके बाद ही जो है ना एसएचओ अरेस्ट करेगा। अब नॉन कॉग्निजेबल केसेस कौन से हो गए, जैसे पब्लिक नॉइजेंस हो गया। ठीक है, उसमें जो है ना कंडीशनल ऑर्डर पास करता है मैजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद उनको जो ना पब्लिक नॉइजेंस कर रहा है उसको वो खुद अगर प्रेजेंट बिफोर कोर्ट अपने आप को प्रेजेंट करा तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर वो नहीं करा तो फिर जो ना एसएचओ को ऑर्डर देगी तो वो उनको जो है ना अरेस्ट करेगा। ठीक है, या जो हो गई डिफेमेशन हो गई। ठीक है, इन सिचुएशन में ऐसे जो है ना जो हेनियस टाइप के नहीं होते हैं वो आते आते हैं आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अच्छा काउंटर एफआईआर जैसे देखें दो, एक है क्राइम हुआ। ठीक है, अब उसमें ऐसा है कि एक बंदे ने जो ओरिजिनल जो करवा रहा है, रजिस्टर करवा रहा है, जो विक्टिम है। ठीक है, वो एफआईआर रजिस्टर करवा रहा है। ठीक है, अब जो ना अक्यूज है ना सामने वाला बंदा वो जो ना विक्टिम पर जो ना एफआईआर करवाए। ठीक है, तो उसको जो ना हम कहते हैं क्या कहते हैं वो काउंटर एफआईआर कहते हैं या क्रॉस एफआईआर कहते हैं। यस, अगर किसी का घर सर्च करना पड़ता है तो उसमें मजिस्ट्रेट से वारंट की नीड होती है। विदाउट जो ना वारंट आपका पुलिस कभी भी जो ना घर सर्च नहीं कर सकती। अच्छा समन ये होता है कि अगर कोई अक्यूज है या कोई विटनेस है जो केस में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसमें जो है ना समन क्या कहते हैं वो देती है, कोर्ट रिलीज करती है कि जो है ना उनको भेजती है कि आप जो ना कोर्ट में अपियर हो। ठीक है, फिर जो ना वो समन उनके क्या कहते हैं घर के बाहर लगाया जाता है, कोर्ट के आते में लगाया जाता है, या पिछली क्या कहते हैं अगर देखी जाए पुराने जमाने में वो ढोल धमाले बजाकर जो है ना वो अपने क्या कहते हैं पड़ोस में जाते थे, उनको बुलाते थे कि आपको जो है ना कोर्ट का बुलावा आया है ऐसे वैसे। तो इन सिचुएशन वो होता है समन होता है। ठीक है, वारंट ये होता है कि किसी को अरेस्ट वगैरह करना हो। ठीक है, अगेंस्ट। ठीक है, वो वारंट होता है जो मैजिस्ट्रेट रिलीज करता है किसी को अरेस्ट करना हो, जो अक्यूज खुद जो है ना प्रेजेंट ना हो कोर्ट में इन सिचुएशन में, या उनको वो अरेस्ट नहीं हुआ है तो इन सिचुएशन कोर्ट जो रिलीज करेगी वो वारंट होता है। अच्छा वो दो या तीन बार जो ना मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन बार समन भेज सकती है। ठीक है, अगर तीन बार में नहीं आ रहा तो फिर उसको जो ना वारंट रिलीज करेगी उनको अरेस्ट जी करने सर, के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि यस। बोले आज़िम। या जस्ट गिव मी 2 मिनट्स में बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आफ्टर एफआईआर तो क्या वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है चाहे वो झूठी एफआईआर हो? सर थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए हैं, आ रहे हैं तो 2 मिनट में आ रहे हैं, आप थोड़ा वेट करें। पूछ सकता है। यस आज़िम, रिपीट योर क्वेश्चन। जी सर। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर किसी पे झूठी एफआईआर हो जाती है
तो क्या पुलिस उसको झूठी एफआईआर के तहत उसको पकड़ सकती है, क्योंकि फिर उसकी इज्जत का मसला भी हो जाता है झूठी एफआईआर में। अजैन अजैन इस पर मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ इस पर भी। हेलो अच्छा सर। अजैन, मैं इसको जो ना क्लियर कर रहा हूँ, ये भी मेरे स्लाइड्स में ऐड है, तो आप थोड़ा वेट कर लें। अगर उसके बाद आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो काउंटर एफआईआर में? यस सर। जी सर आपने ये काउंटर एफआईआर की बात की और क्रॉस एफआईआर की बात की, आपने तो ये कहा कि इसमें एक पार्टी जो है वो बैड इंटेंशन का जो है वो एफआईआर जो है यार, आपकी तो इस आवाज तरह नहीं भी आ तो रही है। हो सकता है कि जो दोनों पार्टीज है दे आर ऑन द राइट पोजीशन, और एक जो है उसका भी हक बनता है कि भाई वो अभी आ रही है। अच्छा, आप मैसेज में टाइप कर लें, आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट रही है। Then please turn off your mic. क्वेश्चन किसका था? Sir, अच्छा हम Abdul Rauf का क्वेश्चन था। Sir, he has asked the question. अच्छा, अगर दोनों जो है ना राइट पोजीशंस पर है और कोई जो है ना बैड इंटेंशन वगैरह नहीं है, ठीक है, तो वो जो है ना उनकी काउंटर एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। उसके बाद जो है ना कोर्ट जो है ना उनकी केस क्या कहते हैं वो केस होता है वो ज्वाइंटली या जो है ना सेपरेट भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ऐसा सेम केस जो है ना हमारे सीनियर के पास भी है, जिसमें जो है ना वो दोनों पार्टी जो है ना राइट पोजीशन पर है, दोनों की जो है ना एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। तो उन दोनों का जो है ना अभी हमारे पास केस चला है, दोनों के जो है ना कभी कभी जो है ना सेपरेट जो है ना हियरिंग्स वगैरह होती रहती है। तो अगर राइट पोजीशन पर है तो उनकी जो है ना चल सकता है केसेस। लेकिन ये जो है ना रेयरली होता है, कभी इतना ज़्यादातर जो है ना केसेस सिचुएशन नहीं होता है कि दोनों पार्टी जो है ना राइट पाथ पर हो, दोनों रजिस्टर करवाएं। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर अगर एफआईआर दो हो जाते हैं ना, कि एक जो पहले पार्टी करता है फिर काउंटर एफआईआर होता है, तो इनके ट्रायल्स अलग अलग चलेंगे या एक साथ ही चलेंगे? सेपरेट भी चल सकते हैं और एक साथ भी चल सकते हैं। डिपेंड ऑन जो मतलब है कि ना वो करता है कि जो जो रजिस्टर एफआईआर करवा रहा है ना उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो दोनों पार्टी राजी है तो उनका जो है ना सेम डेट पर जो है ना केसेस चल सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों नहीं है राजी तो उनके सेपरेट के दिन पर भी जो है ना सेपरेट हियरिंग हो सकती है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास लीगल प्रोविजंस कौन से हैं अगर कोई फॉल्स एफआईआर रजिस्टर करवा रहा है तो। ठीक है, नंबर वन हम आते हैं कि सेक्शन 182 पीपीसी, फॉल्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो पब्लिक सर्वेंट जैसे एसएचओ हो गया, अगर उनको फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है या पूरी एफआईआर जो है ना वो रजिस्टर करवा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो उनको जो है ना 6 मंथ की जो है ना इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ उनको फाइन भी जो है ना वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कितना फाइन लगा रही है वो फाइन भी लगा सकती है, या जो है ना दोनों पनिशमेंट दे सकती है, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ठीक है, ये